अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है तालूत। नेक्स्ट एपिसोड। बरगद के दरख्त की शाखें खासी फैली हुई थीं। ये मेरा मोहसिन, मेरा बुजुर्ग, मेरा राजदां है, नौजवान ने कहा। सुकून के दरख्त। सीमी ने एक लटकी हुई शाख थामकर टूटी हुई आवाज में कहा, मैं भी सुकून चाहती हूँ। मेरे जहन में अंगारे सुलग रहे हैं। मेरा वजूद तपती हुई भट्टी बन गया है। मेरी हंसती खेलती जिंदगी एक इनकलाब से दो चार हो गई है। मुझे भी थोड़ा सा सुकून दे दे, मुझे भी। सीमी की आवाज रिंद गई। सीमी, मिस सीमी, खुदारा मैं खुदकुशी कर लूंगा। खुदा की कसम, कल सुबह इस बरगद के पहलू में मेरी लाश पड़ी होगी। मेरा खून आपकी गर्दन पर होगा मिस सीमी। वरना मुझे बता दीजिए आपको क्या तकलीफ है। मैं आपकी तकलीफ दूर करने के लिए खुशी से जान दे दूंगा। नौजवान सख्त इस्तराब के आलम में बोला। सीमी सिसकियां लेती रही और नौजवान दूर से उसे देखता रहा। उसके चेहरे से सख्त गम का इजहार हो रहा था। तब सीमी की आवाज उभरी, एहसान। मिस सीमी। एहसान ने कदम आगे बढ़ाया। तुम मुझसे क्या चाहते हो एहसान? एहसान, तुम मुझसे क्या चाहते हो? काश आपको ना चाहना मेरे बस में होता मिस सीमी। क्या तुम्हारी चाहत का सिला मेरा जिस्म हो सकता है एहसान? सीमी ने पूछा। जिस्म? एहसान के मुंह से गमज़दा आवाज निकली। हाँ एहसान, मैं तुम्हारे तवील मुजाहिदे का सिला देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें वो सब कुछ देने आई हूँ जो तुम्हारी तलब है, क्योंकि मेरी कीमत अचानक बहुत गिर गई है। मैं बेमौल हो गई हूँ। ज़रो जवाहिर के एक हकीर से अंबार के इवज़ मुझे फ़रोख्त कर दिया गया है। मैं जो खुद को बहुत बुलंद समझती थी, मैं जो अपनी कीमत का तयन नहीं कर सकती थी, लेकिन अचानक मुझे अपनी हैसियत मालूम हो गई है। मुझे पता चल गया है कि मैं किस कदर हकीर हूँ। ज़रा जवाहर के जो ढेर मेरी कीमत की हैसियत से दिए गए हैं, वह तुम्हारी मोहब्बत के सामने बेहकीकत हैं एहसान। तब मुझे एहसास हुआ कि गरूर में मैं अपने आप को बहुत कीमती शय समझती रही। मैंने खुद को तुम्हारी मोहब्बत से बुलंद समझा था, इसीलिए मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जा नहीं हुई थी। लेकिन अब मेरे दिल में अचानक ये एहसास पैदा हुआ कि मेरी कीमत नाकाफी लगाई जा रही है, और जब मेरे सौदागर मुझे उस मामूली कीमत पर फरोख्त करने को तैयार हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वो कीमत क्यों ना वसूल करूं जो उससे कहीं अजीम है। मैं तुम्हारी मोहब्बत कबूल करने आई हूं एहसान। मैं एतराफ़ करती हूं कि मैं भी तुम्हें चाहती हूं। हाँ एहसान, मैं तुम्हें बेपनाह चाहती हूं। बस मैं ख्वाहिशमंद थी कि तुम मुझे मेरी सही कीमत दे सको, लेकिन मेरी जो कीमत लगाई गई है वो तुम्हारी मोहब्बत के सामने बेहकीकत है। चुनाचे मैं तुम्हारी मोहब्बत की कीमत पर खुद को फरोख्त करने आई हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत का सौदा मंजूर है। बोलो, अपनी मोहब्बत के इवज़ मुझसे क्या चाहती हो? मेरा जिस्म आज की रात तुम्हारा है, मेरी रूह हमेशा के लिए तुम्हारी है। आओ अपनी मोहब्बत का सिला वसूल कर लो। सादालू। सीमी जज्बात में दीवानी हो रही थी। तब एहसान आगे बढ़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके लरजते हुए कदम आगे बढ़े। मेरी मोहब्बत का सिला तो मेरी चाहत से कहीं ज्यादा मिल गया सीमी। जिस्म बेहकीकत शय है, इंसान का वजूद तो रूह से है। तुम बताओ, जब रूह मिल जाए तो फिर किसी और चीज की जरूरत कहाँ बाकी रहती है? क्या बेरूह जिस्म की कोई हकीकत है? मेरी पसंद मुझे मिल चुकी है सीमी। अब ये बचा खुचा जिस्म किसी को दे दो, मुझे जरा बराबर तरद्दुद ना होगा। एहसान। सीमी उससे लिपट गई और तालूत गर्दन हिलाते हुए बोला, रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी बहनें बनाई। मुझे हंसी आ गई, लेकिन बहरहाल मैंने खुद को संभाला। ये सब कुछ इंतहाई गैर मुतवक्का और अजीब था। अबे अब अलग भी हो गए, तालूत दांत पीस कर बोला, लेकिन उन दोनों ने उसकी सरगोशी नहीं सुनी थी। मैं हंसता रहा। वो कई मिनट तक एक दूसरे से लिपटे रहे। फिर एहसान ने सीमी को संभाला और उसे लिए हुए बरगद की आगोश में बैठ गया। मेरी सीमी, क्या मुझे हकीकत ना बताओगी? मुझे बता तो दो सीमी कि अचानक मुझे ये सब कुछ कैसे मिल गया। जिंदगी में पहली और आखिरी बार तुम्हारे पास आई हूँ एहसान। सब कुछ बता देना चाहती हूँ। मैं बचपन से अलौरी के नवाब असगरुद्दौला के बेटे शमशेरुद्दौला से मंसूब हूँ। नवाब जलालुद्दीन रेस के बेपनाह शौकीन हैं। असगरुद्दौला उनके बचपन के दोस्त हैं और सिर्फ उन्हें नवाब जलालुद्दीन की हकीकत मालूम है। नवाब साहिब ने न सिर्फ जलालाबाद बल्कि खुद अपने बीवी बच्चों को भी असगरुद्दौला के हाथों रहन रख दिया है। ये तमाम दौलत रेस की नजर हुई है। यूं समझो एहसान कि हमारी ये जाहो हशमत नवाब असगरुद्दौला की रहन है। मुझे मालूम था एहसान कि मैं शमशेर से मंसूब हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें चाहते हुए भी कभी इसका इजहार नहीं किया, क्योंकि ये सब कुछ बेमकसद था। मैं जानती थी कि एक दिन मुझे शमशेरुद्दौला के साथ चले जाना है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि शमशेरुद्दौला एक नवाब का बेटा होते हुए भी इस कदर घटिया इंसान होगा।
یقین کرو احسان، اسے انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ میں نے اسے دیکھا اور لرز گئی۔ مجھے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے۔ میرا خیال تھا کہ شاید میرے والدین اسے ٹھکرا دیں گے، خود کو فروخت کر دیں گے اور مجھے اس سے بچا لیں گے، لیکن پھر مجھے ہدایت دی گئی کہ میں اس کا خیال رکھوں۔ مجھ سے کہا گیا کہ میرے والدین مجبور ہیں، ان کی عزت خطرے میں ہے، اور مجھ سے توقع کی گئی کہ میں خاندان کی عزت کی لاج رکھوں گی۔ میں جانتی ہوں احسان کہ میں ایسا ہی کروں گی جیسا کہ مجھ سے کہا گیا ہے۔ مجھے اسی بدنما انسان کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگی۔ تب میں نے اپنا جائزہ لیا۔ میں نے سوچا قدرت کی طرف سے مجھے یہ سزا کیوں ملی ہے، اور مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے تمہاری محبت کو ہمیشہ ٹھکرایا ہے، تم جس نے میرے لیے اپنے مستقبل کو تاریک کر لیا تھا، اور پھر سکون دل تلاش کرنے تمہارے پاس آ گئی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں احسان، میں تمہیں چاہتی ہوں، زندگی کے آخری سانس تک چاہتی رہوں گی۔ میرے دل کے تار تمہارے دل کے تاروں سے منسلک ہیں، میں جہاں بھی رہوں گی تمہیں یاد کرتی رہوں گی۔ بس اس کے بعد میں تمہیں کچھ اور نہ دے سکوں گی۔ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں رہی سیمی، میں تو سب کچھ پا چکا ہوں۔ تمہاری محبت ہی تو میری زندگی ہے۔ اٹھو سیمی، میں اپنی چاہت کو حقیر نہیں سمجھتا۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی نگاہیں تم تک پہنچیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی ذہن میں تمہارے بارے میں کوئی برا خیال آئے۔ سنو سیمی، میں زندہ رہوں گا۔ میں تمہاری محبت کو دل کے ان گوشوں میں پوشیدہ رکھوں گا جہاں تصور تک نہ پہنچ سکے۔ میں اپنی زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ تلاش کر لوں گا۔ میں خودکشی نہیں کروں گا کہ لوگ اس خودکشی کے اسباب پر غور کریں۔ بس تم خاموشی سے واپس چلی جاؤ۔ تمہاری امانت زندگی بھر میرے پاس رہے گی، اور میں خوشی سے زندگی گزار سکوں گا۔ اٹھو سیمی، اٹھ جاؤ۔ میں برگت سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے راز کو قیامت تک راز رکھے۔ بس اب جاؤ، خدا حافظ۔ خدا حافظ سیمی، وقت نہ برباد کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے کی آنکھ کھل جائے۔ اس نے سیمی کو کھڑا کر دیا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر چوم لیے۔ سیمی، خدا حافظ، خود کو سنبھالے رکھنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا حافظ۔ اور سیمی واپس مڑ گئی۔ طالوت کے قدم جم گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سیمی کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ متعجب نگاہوں سے احسان کو دیکھ رہا تھا۔ احسان خاموش کھڑا تھا، کسی ستون کے مانند، اور سیمی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ احسان اپنے کوارٹر کی طرف چل دیا۔ ہم دونوں برگد کے نیچے کھڑے رہ گئے۔ یار، تیری اس دنیا میں کیا کیا ہے؟ یہاں اگر بدماش ہیں تو پیٹ بھر کر، اور شریف ہیں تو وہ بھی انتہا کو پہنچے ہوئے۔ اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ طالوت گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ سیمی صاحبہ ہم دونوں میں سے کسی سے بھی متاثر نہیں تھیں، یعنی صرف خوش اخلاقی برت رہی تھیں۔ بہرحال وہ نیک لڑکی ہے، میں نے کہا۔ ابے تو ہم کون سے برے ہیں؟ مگر یار، ان خان صاحب کا راز معلوم کرنا ضروری ہے۔ آخر یہ احسان خان ہے کیا شے؟ بڑا کٹھن ہوگا طالوت، وہ زبان نہیں کھولے گا۔ ہاں، مجھے احساس ہے، اور یقین کرو زندگی میں پہلی بار کسی کام میں بے بسی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کی زبان کھلوانے کی ترکیب سوچو۔ میرا خیال ہے یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے، طالوت نے کہا۔ میں نے گردن ہلائی۔ ترکیب تو میری سمجھ میں کوئی نہیں آ رہی تھی۔ جب کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آئے تو ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ سچ مچ بیان کر کے اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ اس وقت بھی یہی فیصلہ کیا گیا۔ میں نے 2 شالہ اتار لیا اور طالوت سے بھی سامنے آ جانے کی درخواست کی۔ کچھ سوچا؟ طالوت بولا۔ ہاں آؤ، ایک ترپ لگاتے ہیں، ممکن ہے کامیاب ہو جائے، میں نے کہا، اور پھر میں اور طالوت خاموشی سے اس کے کوارٹر کی طرف چل پڑے۔ طالوت نے آہستہ سے دستک دی اور اندر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ شاید احسان یہی سمجھا تھا کہ کسی خاص بات کو یاد کر کے سیمی واپس آ گئی ہے، لیکن ہمیں دیکھ کر وہ بری طرح ٹھٹک گیا۔ ظاہر ہے وہ بھی محل میں کسی ملازم کی حیثیت سے تھا اور ہمیں پہچانتا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ آپ میں اور طالوت اندر داخل ہو گئے۔ طالوت نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ احسان اسی طرح کھڑا تھا۔ طالوت اس کا بغور جائزہ لینے لگا۔ واقعی بے حد پرکشش نوجوان تھا۔ بیٹھنے کو بھی نہ کہو گے احسان، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ شہزادے صاحب یہاں غریب خانے پر؟ دیکھو یار، ہم ذرا کمیونسٹ ٹائپ کے شہزادے ہیں، اس لیے تکلف کو دروازے کے باہر پھینک دو، اور ہاں اگر ہماری خاطر مدارت کرنا چاہتے ہو تو ذرا چائے وغیرہ پلاؤ، میں نے بے تکلفی سے کمرے کے اکلوتے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ احسان بھی اسی طرح کھڑا پاگلوں کی طرح ہمیں گھور رہا تھا۔ کیوں، کیا پتی ختم ہو گئی ہے؟ طالوت نے پوچھا۔ مگر احسان نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، یہاں کی چائے آپ کے شایان شان ہوگی۔ پہلے ایک بات بتاؤ، طالوت بولا، ہماری تمہاری کوئی دشمنی ہے؟ احسان نے سادگی سے گردن نفی میں ہلا دی۔
उसके सोचने समझने की कुव्वतें बंद हो गई थीं। दुश्मनी नहीं तो फिर यकीनन दोस्ती है, और नहीं भी है तो उसके होने के इम्कानात हैं। लेकिन मैं शहजादे साहिब आपकी दोस्ती के काबिल कहाँ हूँ? गोया हमें गधा कहना चाहते हो, यानी हमें दोस्त बनाने की तमीज़ भी नहीं? क्यों? मैं शर्मिंदा हूँ, एहसान जल्दी से बोला। बस तो फिर चाय पिला दो, दूध ना हो तो बगैर दूध की, शक्कर मौजूद ना हो तो नमक की भी चल सकती है। क्यों साइम? यकीनन। मैंने गर्दन हिला दी। एहसान अहमकों की तरह गर्दन हिलाता हुआ चला गया, और फिर उसने निहायत फुर्ती से चाय बना ली और प्यालियों में उंडेल कर ले आया। जब आप मुझे इज्जत बख्शने पर तुले हुए हैं तो मैं भी कोई तकल्लुफ नहीं करूंगा। उसने मुस्कुराते हुए प्याले हमें पेश कर दिए। अब वो काफी हद तक संभल गया था, फिर भी हैरत उसकी आंखों से झांक रही थी। थोड़ी सी तौसी कर लो, इज्जत नहीं दोस्ती बख्शने पर तुले हुए हैं, कबूल कर लोगे? मैं शुक्रगुजार हूं। तब फिर लाओ हाथ। तालूत ने एक हाथ से प्याला थामा और दूसरा हाथ आगे बढ़ा दिया। एहसान ने मोहब्बत से उसका हाथ थाम लिया और फिर उसने मुझसे भी हाथ मिलाया। कभी पहले भी दोस्ती की है? तालूत ने पूछा। जी। एहसान चौंक पड़ा। मेरा मतलब है हाथ मिलाकर दोस्ती निभाना भी जानते हो? कोशिश करूंगा कि इस दोस्ती पर जिंदगी निसार कर दूं, एहसान ने गर्दन झुकाते हुए कहा। तब सुनो दोस्त, हमें तुम्हारी दोस्ती दरकार है, जिंदगी नहीं। और ये भी सुनो, दोस्ती में खुलूस पहली शर्त है। एक दूसरे की नीयत पर शक करना गुनाह अजीम है। गलत कह रहा हूं? बिल्कुल दुरुस्त है। फिर टटोल लो दिल को। जबरदस्ती के दोस्तों को दिल से कबूल कर सकते हो या नहीं? आदिल साहब, पूरी दुनिया में एक बेसहारा इंसान हूं, कोई अपना नहीं है। अगर कुछ हमदर्द मिल जाएं तो मेरे लिए सरमाया हयात होंगे। तो समझ लो हम मिल गए। और ये भी समझ लो कि दोस्तों के मिल जाने के बाद इंसान ना तो बेसहारा होता है ना तन्हा। आज से ये लफ्ज अपनी लुगत से खारिज कर दोगे। शायद खुदा को मेरी कोई बात पसंद आ गई है जो मुझे आप जैसे लोगों का सहारा मिल गया, उसने रिंदी हुई आवाज में कहा। हाँ, मैं जानता हूं कौन सी बात पसंद आ गई है। बताऊं? मैंने कहा। बता दो। तालूत जल्दी से बोला। शायद ये एहसान कि एक मायूस लड़की जहनी खिलजान और शदीद मायूसी का शिकार होकर अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले करने आई थी, लेकिन तुमने उसकी रूह को कबूल करके उसके जिस्म की हिफाजत की, उसकी इफ़्फ़त की हिफाजत करके तुमने इस दौर में भी फरिश्तों के वजूद को साबित कर दिखाया। मैंने बराह रास्त कहा। मेरे इन जुमलों से तालूत भी चौंक पड़ा। एहसान के हाथ से चाय का प्याला छूटकर नीचे गिर पड़ा। गर्म चाय ने उसके पैरों को झुलसा दिया, लेकिन उसे एहसास भी नहीं हुआ था। उसका चेहरा आग की तरह सुर्ख हो गया था, आंखें शीशे की तरह चमकने लगी थीं, ज़हन सख्त हिजान में मुब्तला हो गया था। फिर उसने फटी फटी अजीब सी आवाज में कहा, तुम्हें यह सब कुछ कैसे मालूम हुआ? अजीब सख्त आवाज थी, बिल्कुल बदली हुई। इत्तफाक से हम लोग रात को चहलकदमी करने के आदी हैं। इत्तफाक से उस तरफ आ निकले। ये वो वक्त था जब तुम सिमी के साथ बरगद के दरख्त के नीचे आए हुए थे। मैंने कहा, लेकिन किसी और को हमारे राज से आगाह नहीं होना चाहिए। किसी और शख्स को जिंदा न रहना चाहिए जो इस राज से वाकिफ हो। मैं तुम दोनों को कत्ल कर दूंगा। मैं वो खड़ा हो गया। उसके सर के बाल खड़े हो गए थे। चेहरे पर एक खौफनाक वहशत बरसने लगी थी। क्या तुम दोस्तों से जिंदगी छीन लेते हो एहसान? क्या तुम दोस्ती का इकरार करके दोस्तों के साथ यही सलूक करते हो? तब फिर तुम मुझे कत्ल कर दो। मैं इस खौफ के साथ जिंदा नहीं रह सकता कि मेरी सीमी का राज किसी को मालूम हो। उसने अचानक दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने ये राज अपने सीने में दफन कर लिया था। अफसोस। वो बिलक बिलक कर रो रहा था। मैं उठा और मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। एहसान मेरे दोस्त, एक राज तुम्हारे सीने में दफन है। अगर तुम्हें अपने दोस्तों से कोई खौफ है तो अब हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें कत्ल कर दो। हाँ, यही कत्ल कर दो, या फिर हमसे कहो कि हम दोस्ती के नाम पर खुदकुशी कर ले। और अगर हमारी जिंदगी चाहते हो तो फिर एतबार कर लो कि जिस तरह ये राज तुम्हारे सीने में दफन है उसी तरह हमारे सीनों में भी रहेगा। एहसान ने गर्दन उठाकर देखा और फिर आंसू खुश्क करते हुए बोला, मेरी खुशकिस्मती है, मुझे अपनी खुशकिस्मती पर एतबार नहीं आता कि आप जैसे लोग मेरे दोस्त हैं। जब एतबार कर लो तो हमें बता देना। तालूत ने मुंह फुलाते हुए कहा, मैं अल्लाह के भरोसे पर आप दोनों पर एतबार करता हूं। अब मेरी जिंदगी आपसे पोशीदा नहीं है। तब फिर दोस्ती के नाम पर चाय पियो। एक खाली प्याला ले आओ, चाय के दौरान बात करेंगे, तालूत ने कहा और एहसान बाहर चला गया। तालूत ने तारीफी निगाहों से मेरी तरफ देखा। बहरहाल मैंने एक बड़ा मसला हल कर लिया था। एहसान अपनी चाय लेकर अंदर आ गया और फिर वो बैठकर चाय पीने लगा। हाँ तो मिस्टर एहसान, हम तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं हाजिर हूँ। पूरा नाम? एहसानुल हक।
हालात ज़िंदगी दोहराओ। वालिदैन बचपन में इंतकाल कर गए थे। दूर की एक खाला ने परवरिश की, क्योंकि उनके यहाँ औलाद नहीं थी। इब्तदा ठीक रही, लेकिन जब खुदा ने उन्हें औलाद से नवाज दिया तो मेरी हैसियत ख़त्म हो गई। उस वक्त मेरी उम्र 11 साल थी। जिंदगी मुश्किलात से दो चार हो गई। फाकों में गुजर बसर होने लगी। 15 साल की उम्र तक गुजारा किया, फिर निकाल दिया गया, क्योंकि खालाजाद बहन भाई मुझे पसंद नहीं करते थे। तब से मेहनत मजदूरी करता रहा। एमए कर लिया इसी तरह। सीमी क्लास फेलो थी। दिल ने सब कुछ नज़रअंदाज करके उसे चाहना शुरू कर दिया। सीमी बहुत अजीम थी। वो खुश इखलाकी से पेश आती थी, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत की कभी पजीराई नहीं की। मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, लेकिन सीमी का दीदार हो जाता था। फिर जब सीमी की तालीम ख़त्म हो गई तो वो मुझसे मिली। उसने बताया कि अब वो मुस्तकिल जलालाबाद चली जाएगी, और मैंने उससे सिर्फ एक दरख्वास्त की। मैंने उसे कहा कि वो मुझे करीब रहने की इजाज़त दे दे। मैं सिर्फ उसे दूर से देखना चाहता हूँ। वो खामोश हो गई तो मैं उससे पहले जलालाबाद चला आया और सख्त कोशिश करके यहाँ मुलाजिम हो गया। मैं नवाब साहब के घोड़ों का निगरां हूँ। सिर्फ इतनी सी कहानी है। हम गौर से उस शख्स की कहानी सुन रहे थे जिसे सीमी भी चाहती थी। दफातन तालूत ने पूछा, तुम्हें यहाँ आए कितना अरसा गुजर गया है एहसान? ज्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 माह या उससे कुछ ज्यादा। तालूत ने गहरी सांस लेकर कहा, अब एक दूसरी बात बताओ एहसान। पूछिए। एहसान ने चाय का खाली प्याला नीचे रखते हुए कहा, क्या तुम सीमी को शमशेर के हवाले करने को तैयार हो? मैं? एहसान के चेहरे पर जलजले के आसार पैदा हो गए। उसका जिस्म कांपने लगा। कई मिनट तक उसकी हालत खराब रही। फिर वह भर्राई हुई आवाज में बोला, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जिस कदर बेहकीकत इंसान हूँ आपको मालूम है। दोस्तों पर भरोसा तो कर सकते हो। फर्ज करो हम ये ना चाहें कि सीमी तुमसे जुदा हो, तो क्या तुम हमारे साथ ताउन नहीं करोगे? लेकिन आप सीमी की मुकम्मल गुफ्तगू सुन चुके हैं। उसके खानदान के राज भी आपको मालूम हो चुके हैं। ऐसी हालत में कोई मेरी या उसकी क्या मदद कर सकता है? और फिर मेरी गैरत ये मदद भी कबूल नहीं कर सकती कि गोया दिल से तुमने अभी हमें दोस्त तस्लीम नहीं किया। ठीक है, यही सही है एहसान, लेकिन क्या तुम ये पसंद करोगे कि सीमी जैसी नफीस तबीयत लड़की शमशेर जैसे भैंसे के साथ पूरी जिंदगी के लिए मुंसलिक हो जाए, सुलगती रहे, तड़पती रहे और एक दिन इसी तरह खत्म हो जाए? खुदा ना करे, खुदा ना करे। एहसान तड़प कर बोला, तब तुम कैसे आशिक हो एहसान? अपनी महबूबा को जहन्नुम में झोंक रहे हो, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या करूं? एहसान फिर रो पड़ा। दोस्तों पर भरोसा, सिर्फ दोस्तों पर भरोसा। यारों के काम यारों से निकलते हैं। दिल से हमेशा दोस्त तस्लीम कर लो और वो करते रहो जो हम कहें। वादा है कि एक दिन सीमी तुम्हारी होगी और यह हमारी दोस्ती का एक हकीर सा नजराना होगा। नवाब साहब, शहजादा आदिल, शहजादा साइम, आप बेहद अजीम हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, इतना बड़ा जिसका मैं अहल नहीं हूँ। नवाब अस्करुद्दौला ने पूरा जलालाबाद रहन रखा हुआ है। वो दौलत मामूली नहीं होगी। खुदा ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं आपको इसका बदल क्या दे सकूंगा सिवाय अपनी गुलामी के, और मैं इस कदर कीमती नहीं हूँ। तुम्हारे पास एक कीमती चीज है जिसकी हमें जरूरत है, और वो है दोस्ती। अगर वो दे सकते हो तो दे दो, हमें सब कुछ मिल जाएगा, और अगर वो नहीं दे सकते तो फिर किसी और चीज की तलब ना होगी। तालूत ने कहा और एहसान दौड़कर उससे लिपट गया। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था और तालूत उसकी कमर पर हाथ फेर रहा था। उस रात तकरीबन 4 बजे तक मैं और तालूत एहसान के पास रहे। तालूत इस दौरान उसे हदायत देता रहा। फिर चलते वक्त उसने ताकीद की, तुम्हारी अदाकारी में जरा भी लचक हुई तो काम खराब हो जाएगा एहसान, और हाँ, सीमी को इसकी हवा न लगने पाए। आपने जिस तरह कहा है मैं वैसा ही करूंगा, एहसान ने जवाब दिया और हम दोनों वहां से चल पड़े। क्या ख्याल है? तालूत ने अपने कमरे में पहुंचकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इंतहाई मुनासिब। मगर यार, ये लौंडिया बहुत गहरी निकली। सब मामला ही उल्टा हो गया और हम इस चक्कर में रहे कि हम में से किसी की दाल गल जाएगी। चलो, हमें दाल की जरूरत भी तो नहीं थी। तुम बेहद अजीम हो तालूत। तुमने मेरी दुनिया के लोगों के लिए जो कुछ किया है उसका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मसाइल से घिरी हुई ये दुनिया बेहद दिलकश है आरिफ। हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं? कुदरत ने कुछ अतियात मुझे दिए हैं। अगर मैं उनसे काम लेकर उसके बंदों की कुछ खिदमत कर देता हूँ तो कौन सी बड़ी बात है? ये सोचो, अगर मुझे ये अतियात ना बख्शे गए होते तो मैं भी इन मुसाइबज़दा इंसानों में से कोई एक होता। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ और उन लोगों के लिए कुछ करके मुझे बेहद खुशी होगी। कल से हमारा काम शुरू। बिल्कुल, मैंने कहा, और दूसरे दिन हमने अपना काम शुरू कर दिया। सुबह नाश्ते की मेज पर सब मौजूद थे। घोड़ों की बात चल निकली जो तालूत ने ही शुरू की थी, और नवाब साहब पूरी दिलचस्पी लेने लगे। तब अचानक तालूत ने कहा, आपने अभी तक अपना अस्तबल नहीं दिखाया नवाब साहब।
बस एहसास कमतरी का शिकार हो गया हूँ आदिल मियाँ, जुर्रत नहीं हुई। आज जरूर देखेंगे, अभी नाश्ते के बाद। जरूर, जो कुछ भी है हाजिर है, नवाब साहब ने कहा और फिर एक मुलाजिम से बोले, अस्तबल के इंचार्ज से कहो कि शहजादा साइम और शहजादा आदिल अस्तबल देखने आ रहे हैं, इंतजाम कर लिया जाए। और मुलाजिम सर झुकाकर बाहर निकल गया। नवाब साहब की जुबानी मालूम हुआ कि शमशेर की हालत काफ़ी बेहतर हो गई है, अब वो बिल्कुल ठीक है। इस पर हम दोनों ने नवाब साहब को मुबारकबाद दी थी। बस क्या बताऊं, बचपन के दोस्त की औलाद है, हालांकि यूरोप ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है, नवाब साहब ने कहा। नाश्ते के बाद हम उठ गए। नवाब साहब हमारे साथ थे। हम बाहर निकल आए और फिर नवाब साहब हमें लेकर अस्तबल की तरफ चल पड़े। हम दोनों पुरसुकून थे। अभी हमें एक ड्रामा करना था जिसके सिर्फ 3 किरदार थे। हम दोनों तो मुतमईन थे, बस एहसान की फिक्र थी। ना जाने वो अपने रोल में किस हद तक कामयाब रहे। यहाँ तक कि हम अस्तबल के दरवाजे पर पहुँच गए। तब नवाब साहब ने एक मुलाजिम से पूछा, इंचार्ज कहाँ है? अंदर मौजूद है जनाब, उसे इतला दो, नवाब साहब बोले और मुलाजिम अंदर चला गया। चंद साथ के बाद एहसान बाहर निकल आया। जो ही वो सामने आया, अचानक तालूत चीख पड़ा, हसाम! मैं भी उछल पड़ा था। वैसे तालूत की अदाकारी गजब की थी। वो पागलों की तरह आंखें फाड़े एहसान को देख रहा था और नवाब साहब हैरत से मुंह फाड़े हम दोनों को देख रहे थे। हसाम, मेरे भाई, मेरे भाई! मैं अचानक दौड़ा और एहसान से लिपट गया। तुम मिल गए हसाम, तुम मिल गए। हमने तुम्हें कहां कहां तलाश ना किया, तुम मिल गए हसाम। तालूत भी हसाम से लिपटा हुआ था और नवाब साहब बुरी तरह बौखलाए हुए थे। तो तुम यहाँ हो और हम पर क्या क़यामतें बीत गई हैं। हमने तुम्हारी तलाश में आधी दुनिया चांद मारी हसाम, तुम्हारा कोई पता नहीं चल सका। मैं तुम लोगों को नहीं जानता, एहसान ने सख्त लहजे में कहा। हसाम, हमारी क्या गलती है? हम तो बेकसूर हैं हसाम, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया। तुम मुझे लेने आए हो, यकीनन तुम मुझे लेने आए हो, लेकिन मैं खुदकुशी कर लूंगा, शादियां नहीं जाऊंगा। तुम मिल गए हसाम, यही क्या कम है? वही होगा जो तुम चाहोगे। तुम पूरी जिंदगी यहाँ गुजार सकते हो, हमारे लिए यही क्या कम है कि हम दोबारा तुम्हें देख सकें। तालूत ने कहा, तुम्हें कसम खानी होगी आदिल कि तुम किसी से मेरा तज़किरा नहीं करोगे। वही होगा हसाम जो तुम चाहते हो। हम कसम खाते हैं, मैंने रिंदी हुई आवाज में कहा और एहसान ने हम दोनों को लिपटा लिया। ना जाने किस तरह उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। नवाब साहब अब भी पागलों की तरह मुंह फाड़े खड़े थे। फिर उन्होंने हिम्मत की और आगे बढ़ाए। नवाब जलालुद्दीन, हम किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करें? आपने हमारा बिछड़ा हुआ भाई हमसे मिला दिया। जुदाई का ये तवील अरसा हमारे ऊपर कितना शाक था, क्या बताएं हम आपको। हसाम के रूठ कर चले आने से शादिया की रौनकें गुम हो गई थीं। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं नवाब साहब। मगर ये सब क्या है? ये तो अस्तबल के इंचार्ज हैं। नवाब साहब के मुंह से भर्राई हुई आवाज निकली। अस्तबल इंचार्ज? तालूत ने चौंक कर कहा और एक बार फिर वह एहसान से लिपट गया। हाय मेरे प्यारे भाई, तुमने ये क्या हालत बना ली? तुम्हें इसकी जरूरत क्यों पेश आ गई? हाय, तुम्हारे लिए तो 10-10 मुलाजिम रखे गए थे जो तुम्हारे एक इशारे पर दौड़ जाते थे, और अब तुम घोड़ों की निगरानी करते हो। तालूत बूढ़ी औरतों की तरह बैन कर रहा था और मेरे पेट में कहकहे उबल रहे थे। सचमुच हैरत अंगेज था ये बदमाश भी। खुद एहसान अपना ड्रामा भूले जा रहा था। शहजादा आदिल, खुदा के लिए खुद को संभालिए। अफसोस कोई और खफत मेरे मुकद्दर में लिखी हुई है। मेरे इस मनहूस घर में सिर्फ अलमिया ही होते रहेंगे। नवाब साहब आगे बढ़कर तालूत को शानों से पकड़ते हुए बोले, अलमिया? आप इसे अलमिया कहेंगे नवाब साहब? एक तवील अरसे के बाद मेरा बिछड़ा हुआ भाई मिला है। अरे इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। हम आपके महल को मोतियों से क्यों ना भर दें। हमारी तवील जिद्दोजहद बारावर हुई। ओ तब तो ये बेहद मुसरत की बात है। नवाब साहब अहमकाना अंदाज में बोले, यकीनन। मैंने नवाब साहब की हालत पर रहम खाते हुए जल्दी से कहा, शहजादा हसाम तवील अरसे से शादियां छोड़कर चले आए थे। वो घर वालों से नाराज हो गए थे। अब तो इनकी मौत का यकीन कर लिया गया था। आप गौर करें, एक ऐसे भाई का मिल जाना जो हमारे नजदीक मुर्दा था, कितनी खुशी की बात है। ओह! नवाब साहब ने गहरी सांस लेकर एहसान को देखा और फिर जल्दी से गर्दन हिलाते हुए बोला, यकीनन यकीनन। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए कि मैं एक आली मर्तबत शहजादी की हकीकत ना पहचान सका। मैं अजहद शर्मिंदा हूँ शहजादा हसाम। यहाँ आपके साथ अच्छा सलूक ना हुआ होगा। एहसान अहमकों की तरह मुंह फाड़े खड़ा था। तालूत ने सबकी नजरें बचाकर उसके एक जोरदार चुटकी ली और वो उछल पड़ा और मैंने मशीनी अंदाज में बोलना शुरू कर दिया, नहीं नवाब साहब, मेरी हैसियत कुछ भी हो, आपको इसका इल्म ही क्या था, लेकिन मैंने आपका नमक खाया है। यहाँ मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। यकीनन नवाब जलालुद्दीन जैसे आली ज़रफ़ शख्स के यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती।
बहरहाल नवाब साहब, आपका ये एहसान हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। आपने हमारे भाई को पनाह दी थी। मुझे और शर्मिंदा न करे शहजादा आदिल, मैं आज़ाद शर्मिंदा हूँ। ये आपकी नेक दिली है, वरना इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है। वैसे आप ये हैरत अंगेज वाक़या देखिए, हमारे भाई की कशिश हमें यहाँ खींच लाई थी। यकीनन खून की पुकार बड़ी अहमियत रखती है। बहरहाल शहजादा हसाम, यहाँ आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई हो तो उसे माफ़ कर दें। मैं आप लोगों की खुशी में बराबर का शरीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब। क्या हम अपने भाई को अपने साथ रख सकते हैं? तालूत ने पूछा। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं शहजादा हसाम के लिए एक कमरा आपके बराबर दुरुस्त कराए देता हूँ, मुझे इजाज़त दें। नवाब साहब एकदम पलटे और बाहर निकल गए। एहसान ने गहरी सांस लेकर हम दोनों की तरफ देखा था। मैं इस नेक इंसान को धोखा देकर खुश नहीं हूँ, वो आहिस्ता से बोला। बस अब ज्यादा बकवास मत करो हसाम, एक तो घर से भाग गए, उस पर से शराफत भिगाड़ने बैठ गई हो। साइम, तुम इन्हें साथ लेकर आओ, मैं इनके लिए ढंग के लिबास का बंदोबस्त करता हूँ, तालूत ने कहा और बाहर निकल आया। साइम भाई, आप लोगों के खुलूस और अनायत का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। फरमाइए, मैंने कहा। देखिए, सिमी मेरी हैसियत से पूरी तरह वाकिफ है। वो मुझे इस ड्रामे में शरीक देखेगी और मेरी जुबान से झूठ सुनेगी तो बदजन हो जाएगी। क्या आप लोग ये इजाज़त नहीं देंगे कि मैं उससे बात कर लूँ? उससे क्या बात करोगे? मैं उसे पूरी हकीकत बताकर मशवरा तलब करूँगा। अगर उसने मुझे इस हकीकत में कबूल कर लिया तो मैं आपके तमाम एहसानात कबूल कर लूँगा, और अगर उसने ये सब कुछ पसंद ना किया तो आप जानते हैं मेरे लिए सब कुछ बेकार होगा। मैं गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा। बात माकूल थी, इसलिए मैं उसकी तरदीद ना कर सका और एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सीमी से मुलाकात का क्या जरिया निकालोगे? आप किसी तरह नवाब साहब को इस बात पर तैयार कर लें कि अभी वो मेरी इस हैसियत का ऐलान न करें। ठीक है, उसके बाद मैं सीमी से मुलाकात की कोई सबील निकालूंगा। चलो, ये काम भी हम कर देंगे। जब तुम उसे हकीकत बताओगे तो हमारे बारे में भी बताना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा ने कहा। और कुछ? मैंने पूछा। उसी वक्त तालूत वहां आ गया। बाद में उसे एहसान से होने वाली गुफ्तगू बताने लगा। तालूत ने भी इस पर एतराज नहीं किया था। फिर हम दोनों एहसान को लेकर चल पड़े और अपने कमरे में आ गए। यहीं पर नवाब साहब से मुलाकात हो गई, जिन्होंने हमारे बराबर ही का एक कमरा एहसान के लिए दुरुस्त करा दिया था। अगर नागवारी खातिर ना हो नवाब साहब, तो अभी मेरे भाई की हैसियत से दूसरों को मुतारिफ ना कराएं, हमें सख्त शर्मिंदगी होगी। इस तरह उन्हें पेश करके थोड़े से इंतजामात करने की मोहलत दे दें। जैसा आप पसंद करें। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बयान फरमाएं, नवाब साहब ने कहा। हम तो यूं ही आपके लिए काफ़ी तकलीफदेह बन गए हैं। बहरहाल अगर कोई ज़रूरत हुई तो ज़रूर तकलीफ देंगे। हाँ, शमशेर साहब की क्या कैफियत है? काफ़ी हद तक ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले चहलकदमी भी की है, नवाब साहब ने कहा। उनसे भी मिजाज पुरसी करनी है, बहुत दिलचस्प इंसान है, मैंने कहा और नवाब साहब ने गर्दन झुका ली। शमशेर के तज़किरे पर वो शर्मिंदा हो जाते थे। फिर उन्होंने इजाज़त चाही। एक बार फिर अपने भाई से इस तरह मुलाकात होने पर मेरी तरफ से पुरखुलूस मुबारकबाद कबूल फरमाइए। मैं ज़रा चलूँ? बहुत बेहतर, मैंने कहा और नवाब साहब लौट गए। तब हम दोनों एहसान की तरफ मुतवज्जा हुए। एहसान के चेहरे पर अजीब सी कशमकश नजर आ रही थी। ऐ मेरे प्यारे भाई, अब तू कहाँ खो गया है? तालूत ने मज़का खेज अंदाज में कहा। कुछ नहीं, एहसान ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दिलचस्प इत्तफाक पर गौर कर रहा हूँ। अल्लाह, हमें भी बता दो ना, तालूत ने जनाना अंदाज में कहा और एहसान हंस पड़ा। मैं सोच रहा था शहजादा आदिल के मेरा नाम एहसान है, क्या जू मायनी नाम है? एहसान किया जाता है, लिया जाता है। मैंने पैदा होकर दुनिया पर क्या एहसान किया है सिवाय इस पर बोझ बनने के? चुनाचे दुनिया ने मुझे खुद पर सवार करके खुद मेरे ऊपर एहसान किया है। गोया मेरा नाम एहसान है, एहसान लेने वाला। मोहब्बत की कामयाबी के लिए भी मैं कुछ न कर सका, उसके लिए आपका एहसान मुझ पर होगा, बशर्ते कि ये बैल मुंडे चढ़ गई। आपका नाम आदिल है, ये नामों का उलट फेर भी कैसा अजीब है। हाथों के उलट फेर के बारे में क्या ख्याल है? तालूत ने होंठ भींचकर पूछा। मैं नहीं समझा। एहसान ने उसे देखा। देख भाई, हम जरा बेतकल्लुफ किस्म के लोग वाक़या हुए हैं। 24 घंटों से हम तुम्हें यारी दोस्ती के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तुम ज़हनी तौर पर हमें कबूल नहीं कर सके हो, और ये तो तुम्हें एहसास है कि तुम हमारे छोटे भाई हो और शादिया से फरार भी हुए हो। चुनाचे अगर हम दोनों हाथों के उलट फेर पर आमादा हो गए तो एक तो तुम्हारी ये हसीन शक्ल बिगड़ जाएगी, दूसरा देखने वाले हंसेंगे और यही समझेंगे कि बड़े भाई नाराज होकर छोटे भाई के किल पुर्जे दुरुस्त कर रही हैं। चुनाचे बेहतर यह है कि किसी एहसान वगैरह को करीब ना फटकने दो। यार रहो, यारी बड़ी हैसियत रखती है। बात सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, उस मासूम और खूबसूरत लड़की की भी है।
جس سے ہم تم سے پہلے واقف ہوئے تھے وہ نیک فطرت اور سادہ دل بھی ہے، اور یار کسی حسین لڑکی کو ایک باولے ریچھ کے چنگل میں پھنستے دیکھ کر کون اس کی مدد کو نہ دوڑ پڑے گا۔ چنانچہ اگر تم اسے احسان ہی سمجھتے ہو تو اپنے اوپر نہ سمجھو، یا پھر آدھا آدھا بانٹ لو، اور پھر تمہارا نام احسان نہیں حسام ہے، کیا سمجھے؟ یہ آخری الفاظ طالوت نے ڈپٹ کر کہے تھے۔ احسان نے ہنستے ہوئے گردن جھکا دی تھی۔ میں ہاتھوں کے الٹ پھیر کے لیے حاضر ہوں، کیا واقعی اتنے ہی سعادت مند ہو؟ طالوت نے اسے گھورا۔ آزما لے عادل بھائی۔ احسان کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے۔ تو سنو، میرا حکم ہے، ایک دوست، ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے، کہ آئندہ ہمارا تعارف کسی احسان و احسان سے مت کرانا۔ دوست ہو، بھائی ہو، ہمارے اوپر اپنا پورا حق سمجھو۔ دل میں کسی ایسے تصور کو جگہ مت دو جو ہمارے خلوص کی توہین ہو۔ کھلے دل سے کہہ لگاؤ، ہنسو اور اپنی محبت کو کامیاب بناؤ۔ تمہاری طرف سے ہمارے لیے خلوص کا یہی صلہ ہوگا۔ احسان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ اس نے جذباتی انداز میں طالوت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ آؤ تمہارے کمرے میں چلیں، دیکھیں نواب صاحب نے کیا کیا ہے۔ ہم تینوں دوسرے کمرے میں داخل ہو گئے، اور پھر طالوت احسان کو اور مجھے چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک سوٹ کیس لٹک رہا تھا۔ لو بھائی، اس میں تمہارے نئے لباس اور ضرورت کا دوسرا سامان ہے۔ اب تم غسل کرو اور لباس تبدیل کر لو۔ لنچ پر تمہاری ملاقات دوسرے لوگوں سے ہوگی۔ آپ بھول گئے عادل بھائی۔ کیا؟ طالوت نے چونک کر پوچھا۔ وہ سیمی؟ او ہاں، تب پھر آج تم پورا دن قیدی کی حیثیت سے گزارو، اور سائم بھائی، احسان کے سلسلے میں نواب صاحب کو مطمئن کرنا آپ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میرے اوپر چھوڑ دیں، میں نے کہا، اور پھر ہم دونوں احسان کے کمرے سے نکل آئے اور اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ طالوت میری شکل دیکھ رہا تھا۔ کیسا؟ اس نے عجیب سا منہ بنا کر پوچھا۔ بہت عمدہ، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ طالوت نے گہری سانس لی۔ ہماری دال کہیں نہیں گلے گی یار، اس لحاظ سے یہ ماحول بہت بور ہے۔ بوا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بوا؟ ہائے بوا، ارے انہیں ہی بلا دو۔ اس پوری کوٹھی میں دل کے بہلانے کے لیے ایک وہی ہیں، بلا دو، اللہ بلا دو۔ طالوت نے کہا، اور میرے ذہن میں بھی شرارت کل بلانے لگی۔ بہتر ہے، میں ابھی انہیں لے کر آتا ہوں۔ لے آؤ، خدا کی قسم لے آؤ۔ آج میں اپنا دل کھول کر ان کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اور میں سچ مچ اٹھ گیا۔ طالوت نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں بوا کی تلاش میں نکل پڑا۔ راستے میں مجھے نصرت، روحی اور سیمی نظر آ گئیں۔ وہ تینوں کچھ گفتگو کر رہی تھیں، اور سیمی کا سر جھکا ہوا تھا۔ میرے قدموں کی چاپ پر ان کی نگاہیں میری طرف اٹھیں اور وہ چونک پڑیں۔ سیمی نے اپنے چہرے کے تاثرات بحال کر لیے اور میری طرف متوجہ ہو گئیں۔ آئیے سائم بھائی، کہاں تشریف لے جا رہی ہیں؟ سیمی نے پوچھا۔ وہ میرے بھائی پر عشق کا دورہ پڑا ہے، بوا بوا چلا رہا ہے اور سینہ پیٹ رہا ہے، بہت بری حالت ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور تینوں لڑکیاں ہنس پڑیں۔ پھر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نصرت نے پوچھا۔ بوا کو اطلاع دینے اور انتباہ کرنے کہ میرے بھائی کی موت کی ذمہ دار وہی ہوں گی۔ میں بوا کو لاؤں سائم صاحب؟ نصرت نے پوچھا۔ بعد میں بوا آپ کو کھا جائیں گی، کیونکہ عادل سخت تکلیف میں مبتلا ہے۔ لڑکیاں ہنس پڑیں۔ پھر روحی بولی، تب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے سائم بھائی، ہمیں بھی ان دونوں کے، میرا مطلب ہے ہمیں بھی دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ بھی ضرور دیکھیے، ایسے عبرتناک مناظر کبھی کبھی ہی دیکھنے میں آتے ہیں۔ ویسے بوا اس وقت کہاں ملیں گی؟ ابھی اپنے کوارٹر میں ہی گئی ہیں۔ میں نے دیکھا تھا، سیمی نے کہا۔ اس کی غمزدہ آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے مسکرا اٹھی تھیں۔ تب میں اسی طرف جاتا ہوں۔ بوا کو تیار کرنا بھی ایک مسئلہ ہوگا، لیکن عادل کے لیے سب کچھ کرنا ہوگا، میں نے نہایت سنجیدگی سے کہا، اور لڑکیوں نے کہا لگایا، لیکن میں ان کے کہے کی پرواہ کیے بغیر بوا کے کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ لڑکیاں شاید کوارٹر کی عقبی سمت دوڑ رہی تھیں۔ میں نے بوا کے کوارٹر پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے بوا کی کراری آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولو، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بوا نے شاید میری آواز نہیں پہچانی تھی، چنانچہ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا، لیکن میری شکل دیکھ کر وہ بھونچ کر رہ گئیں۔ ارے آپ شہزادہ صاحب، میرے غریب خانے پر، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے بوا، براہ کرم اندر چلیے، میں نے بدحواس لہجے میں کہا، اور بوا گھبرا کر پیچھے ہٹ گئیں۔ میں نے پلٹ کر جلدی سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ آئے ہائے، دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ بوا گھبرا کر بولی۔ بوا خدا کے لیے بچا لیجئے۔ میں نے بوا کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ آئے خبردار، ہاتھ چھوڑ، میں شور مچا دوں گی۔ بوا نے ایک جھٹکے سے مجھ سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، بچا لیجئے بوا، خدا کے لیے بچا لیجئے۔ میں نے پھر اسی انداز میں کہا، اے اللہ مارے، ہوا کیا؟ کسی کو مار کر بھاگے ہو؟ میرا مطلب ہے شہزادے صاحب، ہوا کیا؟ بوا کو ایک دم ہماری اہمیت کا احساس ہو گیا۔ نہیں بوا، میں کسے ماروں گا، لیکن میرا بھائی مر رہا ہے بوا، اگر آپ نے اسے تسلی نہیں دی تو وہ ضرور مر جائے گا۔
भाई मर रहा है? बुआ नाक पर उंगली रखकर बोली, क्यों मर रहा है शहजादे साहब? तुम्हारे इश्क में बुआ, रात भर पागलों की तरह चीखता रहा है, सुबह से हालत खराब है, बिल्कुल वैसी बना हुआ है। कहता है बुआ ना मिली तो खुदकुशी कर लूंगा। आए लानत है उस कमबख्त तुम्हारे पर। लो, इस बुढ़ापे में मुझे बदनाम करने चला है। अल्लाह की मार उस मुए की सूरत पर। कान खोलकर सुन लो मियाँ, हम गरीब भी इज्जत रखते हैं, बस बहुत हो चुकी। हाँ, बुआ आंखें निकाल कर बोली, बुआ खुदा के लिए मान जाओ, मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। अगर वो मर गया तो मैं तुम्हारे भी टुकड़े कर दूंगा। अरे मगर मैंने क्या किया है शहजादे हजूर? हाय मेरे मौला। बुआ लरजते हुए बोली, उसे तसल्ली दे दो, बस उसे यकीन दिला दो कि तुम भी उसे इश्क करती हो। मैं उसे समझा बुझाकर यहाँ से ले जाऊंगा। मगर मैं खुदा के लिए बुआ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे भाई की जिंदगी बचा लो। अगर तुम नहीं मानती तो मैं नवाब जलालुद्दीन के पास जाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि तुम्हारी इन बुआ ने पहले तो मेरे भाई को अपनी मोहब्बत के जाल में फांसा और अब उसकी जिंदगी की दुश्मन बन गई हैं। हाय, अरे नहीं, खुदा के लिए उनके पास मत जाना, मैं चलती हूँ। ऐ अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करियो। चलो मगर तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। हाय, उस मुए से क्या बात करूंगी, मेरी जान हलकान हो रही है। बस जरा प्यार मोहब्बत की बातें कर लेना बुआ, बच्चा है, खुश हो जाएगा। मैंने कहा। 10 झाड़ू फिरे उस मुए बच्चे की सूरत पर। पराई बहू बेटियों पर निगाह रखता है। बुआ दांत पीस कर बोली और फिर मेरी शक्ल देखकर जल्दी से संभल गई। मैं अभी आ रही हूँ शहजादे साहब, बस अभी आई। अच्छा बुआ। मैं मिसमिसी सी शक्ल बनाए खड़ा रहा। बाहर निकला ही था कि नुसरत की सरगोशी सुनाई दी, साइम साहिब, और मैंने चौंक कर क्वार्टरों की अकबी सिमत देखा। नुसरत इशारे से बुला रही थी। मैं उस तरफ बढ़ गया। रूही और सीमी ने दुपट्टा हलक में ठूंसा हुआ था। वो शायद अकबी खिड़की से बुआ के कमरे का मंजर देख रही थी और हमारी बातें सुन रही थी। मैं उनके करीब पहुंच गया। तीनों लड़कियों के चेहरे सुर्ख हो रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दबे पांव पीछे हटी और फिर पेट पकड़ कर हंसने लगी। अल्लाह, साइम भाई, हमें भी अकबी खिड़की से आदिल साहब के कमरे का मंजर देखने की इजाजत दे दें। सीमी की संजीदगी उस वक्त रुखसत हो गई थी। एक शर्त पर, मैंने उंगली उठाकर कहा। हमें हर शर्त मंजूर है। सीमी की बजाय रूही जल्दी से बोली और मैं उसकी तरफ देखने लगा। बताइए क्या शर्त है? उसने फिर पूछा। आपको मुझसे शादी करना पड़ेगी। मैंने कहा और रूही मुंह फाड़ कर रह गई। वो तो हर शर्त मंजूर कर चुकी है साइम भाई, सीमी ने कहा। रूही का चेहरा सुर्ख हो गया। मुझे भी अपनी बेबाकी का एहसास हो गया था, चुनाचे मैंने जल्दी से कहा। खैर, अगर यह शर्त सख्त है तो कम अज कम आपको एक वादा करना होगा। वो ये कि आप इतनी जोर से नहीं हंसेंगी कि आवाज कमरे तक पहुंच जाए। वादा। नुसरत और सीमी ने जल्दी से कहा। अलबत्ता रूही की आवाज बंद हो गई थी। तब आइए, इब्तदाई मनाजिर के लिए हमें पहले से पाएं बाग में खुलने वाली खिड़की तक पहुंच जाना चाहिए, इस अंदाज में कि आदिल को भी पता न चले। आइए, नुसरत ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा। सीमी रूही को धक्के दे रही थी और रूही शर्माई हुई सी आगे बढ़ रही थी। बेचारी लड़की को मैंने मजाक में परेशान कर दिया था। अरे रूही साहिबा, आपको क्या हो गया? चलिए, मैंने अपनी शर्त वापस ले ली, आप परेशान ना हो। सीमी और नुसरत हंसने लगी, लेकिन रूही ने निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों ने एक अजीब बात कह डाली। नहीं, शर्त वापस क्यों ले रहे हैं? ये शर्त तो मेरी जिंदगी है, ये अल्फाज तो सरमाया हयात हैं। इतनी बेदर्दी से मेरी चाहत का मजाक न उड़ाओ। मुझे दुख हुआ कि मैंने बेचारी लड़की को ख्वामखा गलत फहमी में मुब्तला कर दिया। बहरहाल उस वक्त शरारत जहन पर सवार थी। हम लोग तेजी से फासला तय करके तालूत के कमरे की अकबी खिड़की पर पहुंच गए।